वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर फर्स्ट यानी कि पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें उसकी भूमिका से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.1 यानी एक्सरसाइज हमारी प्रश्नावली 1.1 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हम भूमिका में देखेंगे। इधर कक्षा 9 में आपने वास्तविक संख्याओं की खोज प्रारंभ की। इस प्रक्रिया को आप अपरिमेय संख्याओं को जानने का अवसर मिला, जिसमें आपने अपरिमेय संख्याओं को जाना और परिमेय संख्याओं को। अब हम वास्तविक संख्याओं के बारे में, इधर जो आज का हमारा मेन टॉपिक है ये वाला वास्तविक संख्या, ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा। वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। तो आइए अब हम आपको इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, कलन विधि यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में समझाएंगे और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये हम दो चीज़ आपको बताने वाले हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। जैसा कि नाम से विदित होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांकों की विभाज्यता के रूप से संबंध है। तो साधारण भाषा में कहा जाए तो एल्गोरिथम के अनुसार धनात्मक पूर्णांक ए को किसी अन्य धनात्मक ए पूर्णांक बी से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल आर या कि रिमाइंडर जो बी से छोटा कम है। तो आप में से अधिकतर लोग शायद इसे सामान्य लंबी विभाजन प्रक्रिया यानी कि लॉन्ग डिवीजन प्रोग्रेस के रूप से जानते हैं। यद्यपि यह परिणाम कहने और समझने में बहुत सरल है, परंतु पूर्णांकों की विभाज्यता के गुणों से संबंधित इसके अनुप्रयोग में हम कुछ प्रकाश डालेंगे, मुख्यतः जिसमें दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक यानी कि हमारा जो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो परिकृत करेंगे। तो दूसरी ओर हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय संबंध धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से है। तो आप पहले से जानते हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या यानी कंपोसाइट नंबर एक अद्वितीय रूप अभाज्य संख्या यानी कि अभाज्य संख्या कंपोसाइट नंबर होता है और अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स के गुणनफल रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो महत्वपूर्ण तथ्य अंक गणित के आधारभूत प्रमेय पुनः यह परिणाम कहने को और समझने को बहुत सरल है, परंतु इसके गणित के क्षेत्र में बहुत अधिक व्यापक और सार्थक अनुप्रयोग हैं। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ हम अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के दो मुख्य अनुप्रयोग करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कक्षा 9 में हमने कुछ संख्याओं का अध्ययन किया, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 आदि की अपरिमेयता को सिद्ध करेंगे। इसमें इसका प्रयोग खोजने के करेंगे कि परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में मान लिया जाता है। दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग, अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ऐसा हम P/Q के हर के अभाज्य गुणनखंड को देखकर ज्ञात कर सकते हैं। Q के अभाज्य गुणनखंड P/Q यानी दशमलव प्रसार के प्रकृति को पूर्णतः पता लगाया जाए। तो आइए आज हम सबसे पहले अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में जानते हैं। हमारा आज का मुख्य टॉपिक यही है। पिछली कक्षाओं में देखा, किसी भी प्राकृत संख्या को उसके भाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 2 का 2 ही रहेगा हमारा, 4 को 2 गुना 2, 253 है जैसे, तो 11 गुना 23। तो आगे और भी संख्याएं, जैसे कुछ अभाज्य संख्याएं हैं, 2, 3, 7, 11, 23 का कोई संग्रह लीजिए, इसमें 5 भी हो सकती है। इन संख्याओं को हम जितनी बार पुनरावृत्ति कर सकते हैं और पूर्णांकों को एक बड़ा संग्रह बना सकते हैं।
जैसे 7 11 गुना 23 ये है 1771, 3 गुना 7 गुना 11 गुना 23 5313, 2 गुना 7 गुना 11 गुना 23 ये है 10,626, 2 की 3 गुना 3 गुना 7 ये है 8,232, 2 की 2 गुना 3 गुना 7 गुना 11 गुना 23 ये 21,252। इस प्रकार ये सभी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल हैं। तो इस प्रकार सभी भाज्य संख्या, यानी कि यहाँ से हमने जो लिया है अभाज्य संख्याओं के अपरिमित रूप से अनेक संख्याओं को लिया गया है और सभी गुणनफलों का एक अनंत संग्रह प्राप्त होगा। तो आइए अब हम आगे सभी भाज्य संख्याएं कंपोसाइट नंबर्स के बारे में सोचते हैं। जैसे हम एक गुणनखंड वक्र फैक्टर ट्री लेते हैं, तो एक बड़ी संख्या लेते हैं 32,760 और उसके नीचे गुणनखंड करते हैं। हमने 32,260 को लिया, 2 से किया 16,300 से, फिर 2 से किया 8100 ने, फिर 2 से किया 40%, 3 से किया 1365, 3 से किया 455, 5 से फिर करेंगे 91। अब जो 91 है हमारा 7 से जाएगा 13। तो इस प्रकार इसके जो व्यक्ति, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे अभाज्य संख्याओं के 32,760 के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने इसको गुणनखंडित कर लिया है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3, 5 गुना 7 गुना 13, यानी कि 32,060 तो 60 के 2 की 3, 3 की 2, 5 गुना 7 गुना 13 कि अभाज्य संख्या घातों के रूप में हम इस प्रकार संख्याओं को लिख सकते हैं। एक अन्य संख्या मान लीजिए इस प्रकार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके गुणनखंड लिखेंगे 3 की 2 3803 गुना में 3607 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसकी जांच करेंगे 3803 3607। तो ऐसा अनेक अन्य प्राकृत संख्या लेकर हम स्वयं करने का प्रयत्न करें। तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम जो ये कार्य करते हैं अभाज्य गुणनखंड संख्याओं के गुणनफलों के रूप में, इसको हम कहा जाता है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक कहलाता है। तो इसको आगे चलते हैं। प्रमेय 1.1 अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में खंडित किया जा सकता है। यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को बिना अद्वितीय होता। तो ये हमारी आज का मेन इम्पोर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट या फोटो ले सकते हैं। तो ये हमारी आज की जो थ्योरम रहने वाली है, प्रमेय अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आगे बढ़ते हैं इसको। तो वही बात है, जैसे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 3 गुना 5 7 गुना 2, इस प्रकार के लिखेंगे। तो 2 गुना 3 गुना 5 ऐसे ही मान्य होंगे। इस पर हम विचार कर सकते हैं कि इस क्रम में लिखना है 2 3 गुना 5 7, इस क्रम को ये राइट है, इसकी बजाय इसको ना लिख के ऐसे लिखना। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनफलों, उसके गुणनखंडों को क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो आगे बढ़ेंगे। अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था 32,760 का। तो उसके अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार रहे 2 की 3, 3 की 2, 5 की गुना 7 के 7। ठीक, तो आगे हम लिखेंगे उदाहरण 1। एक्सरसाइज हमारी रहेगी 1.1 के लिए। तो पहला उदाहरण हम करने जा रहे हैं, तो देखेंगे। पहला उदाहरण हमारा इस प्रकार रहेगा। संख्याओं यानी कि 4 की घात n पर विचार कीजिए कि जहां n एक प्राकृतिक संख्या है इधर
और जांच कीजिए n कोई ऐसा मान है जहां 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होती है, तो हल है। यदि n के लिए एक संख्या 4 n शून्य पर समाप्त होगी तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 5 से विभाज्य होगी। अर्थात 4n के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है क्योंकि 4n की n यानी 2 की पावर 2n यहाँ करते हैं, तो इसी कारण 4n के गुणनफल केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। तो अंकगणित के आधार भूत के प्रमेय के आदित्य यह निश्चित करती है। हम यहाँ 5 का गुणनफल इसमें आएगा ही नहीं, तो इसकी घात के रूप में, तो 2 का 2 ही के रूप में आएगा, तो इसलिए 4n के गुणनखंड 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो यह हमारा, तो इसमें समझने के लिए यह था कि 2 और 5 के अलावा कोई अन्य, इसमें 2 के अलावा इसमें 5 के कोई गुणनफल नहीं है। 2 गुना 5 10, यानी कि उसमें 0 आता है, तो 2 की 2 में 0 आता ही नहीं है, 4n आता है, तो इसलिए इसमें 2 के अतिरिक्त कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो यह हमारा हो चुका है। अब हम आगे 2 धनात्मक पूर्णांक HCF और LCM अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम यहाँ से अभाज्य गुणनखंडन विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी जिसे हम कहते हैं, इसको हम जानेंगे, जिसमें हम HCF और LCM के बारे में जानेंगे। तो आगे हम चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट अपना टॉपिक अभाज्य गुणनखंडन विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखते हैं उदाहरण 2 के माध्यम से 1.1 एक्सरसाइज का। संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो 6 का जब अभाज्य गुणन करते हैं 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, यानी कि 2 की पावर 1 और 3 की 3 दूनी 6 होता है। 20 का करते हैं 2 दूनी 4 पंजे 20, यानी कि 2 की 2 और 5 का 1 आता है। पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। HCF जब हमें निकालना 6 और 20 का कॉमन, यानी यहाँ से दोनों में एक चीज़ आ रहा है, तो क्या आ रहा है? 2, यानी हमारे पास क्या है? 2 है, तो 2 HCF होगा। और LCM क्या है? तो LCM देखेंगे, यानी कि हमारे अलावा यहाँ पर क्या क्या है? 2 और 3 है और फिर 5 है। इसको छोड़ते हुए हमारे पास क्या बचा? 3, 2 2 2 5 जो बचा हुआ, तो LCM कितना आएगा हमारा? 7। तो ध्यान दीजिए HCF क्या होता है? 6 गुना 20, यानी कि 2 कॉमन संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल HCF होगा। ये हमारा क्या होगा? HCF। तो आगे बढ़ते हैं। अगले पार्ट इसके LCM की ओर। HCF का हमारा यह नियम होता है। तो LCM देखेंगे, जैसे 6 और 20 का किया, 2 की 2, 3 का 1 और 5 की 1। संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो इसमें हमने देखा उपरोक्त उदाहरण में HCF 6 और 20 का गुना LCM 6 गुना 20, तो ये हमारा इनका जो गुणनफल है वो कितना आएगा? 120। तो इसके लिए हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेयों का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हमारा इम्पोर्टेंट जो बनता है, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक यानी A और B कोई संख्याएं हैं जिनका HCF A और B और गुना में LCM A और B का वो A गुना B के बराबर होता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। यानी कि किन्हीं भी 2 पूर्णांकों का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुना के बराबर होता है, या HCF और LCM का गुना उनके 2 पूर्णांकों के बराबर होता है। तो आइए ये नोट करेंगे, ये आपके काम आने वाला है एग्जाम में। तो उदाहरण 3 1.1 का अभाज्य गुणनखंडन
अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर इसका LCM। तो 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार है। 96 का जब करते हैं 2 की 5 गुना में 3 और 404 का 2 की 2 गुना में 101। तो HCF दोनों में आ गया 2 की 2, यानी कि 2 की 2 का मतलब क्या हो गया 4। अब LCM इसका साथ में 96 और 404 का निकालेंगे तो वही तरीका HCF गुना LCM, इसको नीचे भेज दिया गुना में, तो 96 गुना 404, इसको हम भाग देंगे तो इसका LCM 4 आया है। HCF कितना है 4, तो 4 से यहाँ काट देंगे तो ये कितना आएगा 101 101, इससे इसकी गुना करेंगे तो हमारा जो LCM है 96 और 404 का वो आएगा 9696, यानी कि 9696। तो आगे बढ़ते हैं इसका उदाहरण 4 की ओर। तो इसको देखेंगे उदाहरण 4 को 1.1 में ही। संख्या 6 और 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम देखेंगे 6 2 गुना 3 होता है, 72 2 की 3 गुना 3 की 2 होता है, 120 का 2 की 3 गुना 3 गुना 5 होता है अभाज्य गुणनखंड। तो इन दोनों में हम देखेंगे HCF 2 का 1 और 3 की 1, यानी 2 और 3 की 1 प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातें हैं। तो इसलिए 2 गुना 3 यानी HCF जो आएगा हमारा 6 आता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें 2 की 3 और 3 की 2 और 5 का 1 अभाज्य गुणनखंड सबसे बड़ी घातें हैं। तीनों संख्याओं में संबंध देखेंगे तो LCM 6 72 और 120 का 2 की 3 3 की 2, या कि वे 2 की 3 आ गया और फिर 3 की 2 आ गया इधर, और फिर 5 की 1, और ये गुना करके आता है 360। 2 से करेंगे 2 को 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 नाम 72, 72 पंजे हो जाएगा 360। तो इस प्रकार हमने HCF और LCM ज्ञात कर लिया उदाहरण 4 में। अब हम आगे इसके एक्सरसाइज 1.1 के 1 से 7 प्रश्नों को हल करेंगे। अभी तक हमने इस वीडियो के माध्यम से अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और यूक्लिड विभाजन थ्योरम को जाना है, जिसमें हमने HCF और LCM को निकालना सीखा है और 1 से 4 उदाहरणों को किया है। तो आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ यहाँ पर नोट करेंगे, ध्यान दीजिए, यदि 6 गुना 72 गुना 100 बराबर नहीं है HCF और गुना 6 72 120 और LCM 6 और 72 120 अर्थात तीनों संख्यांकन, तो उनके LCM और उनके गुणनफल बराबर नहीं होते हैं। तो आगे हम 1.1 एक्सरसाइज को करेंगे, जिसमें पहले क्वेश्चन के भाग ये रहेंगे। हमारी 1.1 एक्सरसाइज में आगे ये प्रश्न रहने वाले हैं। 1.1 में वो पहला क्वेश्चन था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। तो इस प्रकार आज हम अब इन क्वेश्चनों को यहाँ पर हल करेंगे। देखें 1.1 एक्सरसाइज के पहला प्रश्न से लेके दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। तो ये स्टेटमेंट आप नोट कर सकते हैं 1 से 7 प्रश्नों की। अब आगे मिलते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन यानी हल की ओर। एक्सरसाइज हमारी 1.1 का पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। वास्तविक संख्याओं में कक्षा 10 सब्जेक्ट मैथ में 1.1 का पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें 140, 156, 3825, 5005 और 7429 को अभाज्य गुणनखंडों में 2, 3, 5, 7, 11, 13 इनमें व्यक्त करना है। तो पहला है 140 का, तो ये हमारा 2
गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी कि हम इस प्रकार इसको आराम से कर सकते हैं। जैसे एक का हम बताते हैं आपको, 140 है, 2 से करेंगे 70, 2 से करेंगे 35 और फिर 5 से करेंगे 7 और 7 से 1। तो हमारा 2 का 2 आ जाएगा, एक 5 और एक 7। तो इस प्रकार हम सभी के निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। तो पहला हो गया है 156 को 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 और 2 की 2 गुना 3 गुना 13 में व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार 3825 को 3 गुना 3 5 गुना 5 गुना 17, यानी 3 की 2 गुना 5 की 2 गुना 17 में। इसी प्रकार फर्स्ट का फोर्थ पार्ट 5005 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 में व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार लास्ट पार्ट फर्स्ट का 7429 को 17 गुना 19 गुना 23 में व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन एक आता ही आता है 10th क्लास के बोर्ड में। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों में HCF LCM ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए और दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM है। तो 26 और 91 का करते हैं, फिर हम 510 और 92 का, फिर 336 और 54 का। तो सबसे पहले देखेंगे 26 और 91 को, जो अभाज्य गुणनखंड है ना, वो 2 गुना 3 13 है और 91 का आएगा 7 गुना 13। तो HCF कॉमन दोनों में आ जाएगा हमारा, 13 दोनों में है। LCM यानी कि जो सबसे बड़ी घात है, 2 7 13 3 ही है हमारे पास। तो 2 गुना 7 गुना 13 यानी कि 2 7 14, 14 से 13 को 182 आ जाएगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल हम 26 गुना 2366 करते हैं और HCF गुना LCM 13 गुना 182 करते हैं, वो भी 2366। यानी इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल HCF बराबर क्या आ जाता है, LCM के बराबर। फिर तो इसका हमारा दूसरे प्रश्न का फर्स्ट पार्ट भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 का सेकंड पार्ट, 510 और 92। 510 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 3 5 7 5 और 17, और इस प्रकार 92 के करते हैं 2 गुना 2 गुना 23। तो HCF दोनों में कॉमन हमारा आ रहा है 2, LCM आएगा 2 गुना 2 या 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, 23,460। तो दो संख्याओं का गुणनफल 510 गुना में 92, 46,920। तो HCF गुना में LCM आएगा 2 गुना, यानी कि HCF LCM 2 गुना 23,460 का 46,920। तो इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना में कितना है, LCM के बराबर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 का हमारा प्रश्न 2 का तीसरा भाग 336 और 52। तो इसके फैक्टर करते हैं अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 7, यानी 2 के 4 और 3 गुना 7। इसी प्रकार 54 के करते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी 2 गुना 3 की 3। HCF दोनों में कॉमन देखते हैं तो हमारे पास 2 और 3 यानी कि 6 आ जाएगा। LCM हमारा 2 की 4 गुना में 3 की 3 और गुना में 7, यानी 3024 आ जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन सी, 336 और 54 गुणनफल आएगा हमारा 18,144। इसी प्रकार HCF और LCM 6 और 3024 का गुना करेंगे इधर, तो यह आएगा 18,144। तो इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM के बराबर है।
तो हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न 3 इस प्रकार है, तो प्रश्न 3 को देखते हैं। वन पॉइंट वन में अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड आउट करना है, तो देखते हैं इसमें। सबसे पहला जो है भाग 12, 15 और 21, दूसरा भाग है 17, 23 और 29, और तीसरा जो भाग है 8, 9 और 25। तो पहला भाग हम करने जा रहे हैं 12, 15 और 21 को। इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 3 यानी 2 की 2, 3 गुना 3, 2 की 2 गुना 3, और 15 का 3 गुना 5 और 21 का 3 गुना 7। ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए हैं अभाज्य गुणनखंडन 12, 15 और 21 के। इसमें अब एचसीएफ कॉमन देखेंगे, तीनों में 3 आ रहा है, और एलसीएम इसके अलावा 2 की घात 2, 3 और 5 और गुना 7, यानी कि 420 आ जाएगा। तो इस प्रकार एचसीएफ और एलसीएम भी आ चुके हैं। तो आगे अगला पार्ट तीसरे प्रश्न का 17, 23 और 29 को करते हैं। 17 का फैक्टर 1 और 17 ही होगा। इसी प्रकार 23 और 1 का 1 और 23 होगा, और 29 का 1 गुना। तो एचसीएफ जिसमें किसी की संख्या से गुना नहीं किया जा सकता या उसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, तो उसका स्वयं 1 ही होता है, कॉमन फैक्टर। तो अब एलसीएम हमारा 17 गुना 23 गुना 29, तो इसका आएगा 11,339। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न का सेकंड पार्ट भी हो चुका है। तीसरे प्रश्न के थर्ड पार्ट की ओर 8, 9 और 25। 8 के अभाज्य गुणनखंडन करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 की 3। 9 के करेंगे 3 गुना 3, 3 की 2। 25 के करेंगे 5 गुना 5, 5 की 2। तो कॉमन इसमें जो आ रहा है वो हमारा ओनली, जब कुछ भी नहीं होता आपस में तो बेनेस्ट हमारा 1 फैक्टर होता है। अब एलसीएम एज इट जितनी जो भी घात हैं, 2 की 3, 3 की 2, 5 की 2, इनको करेंगे तो 8 गुना 9 गुना 25, तो 1800 आ जाएगा। इस प्रकार तीसरा प्रश्न भी समाप्त हो गया है। अब प्रश्न संख्या 1.1 में 4 की ओर बढ़ रहे हैं। तो चौथा प्रश्न इस प्रकार रहेगा। इसमें 1.1 का चौथा प्रश्न, एचसीएफ 306, 657, 9 दिया है, और एलसीएम ऑफ 306 और 657 ज्ञात करना। तो हमें पता है एचसीएफ जो हम दिया 306 बराबर 657 दिया है। हम जानते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बटे में एचसीएफ। तो 306 गुना में 657 दोनों संख्या, और एलसीएम हमारा निकालना है हमें। तो एचसीएफ की वैल्यू 9 है, तो 9 से इसको काट देंगे, तो 9 से कट जाएगा। 9 तिया 27 और 9 चौक 36, और 34 और 657 की गुना करेंगे, ये हमारा 22,338। इस प्रकार एलसीएम 306 और 657 का आएगा 22,338। प्रश्न 4 हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो 1.1 में हमारा 5वां प्रश्न इस प्रकार है, जांच कीजिए क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसी प्रकार का एक उदाहरण हमने सबसे पहला उदाहरण 4 की घात n का पहले समझाया था आपको। अब हम अपना जो उदाहरण प्रश्न नंबर 5 बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार है सिमिलरली, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होती है। तो दूसरे शब्दों में कहे तो वह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी, क्योंकि उसके जो फैक्टर हैं 2 और 5 में होने ज़रूरी हैं। तो अब 6n का अभाज्य करते हैं तो 2 गुना 3n आता है, जो 2 की n और 3 की n होता, परंतु 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 5n 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगी।
तो अंक गणित आधारभूत प्रमेय अद्वितीय हमें ये निश्चित कराती है कि 6 की पावर n गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6n एक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न 6 हमारा 1.1 के लिए व्याख्या कीजिए 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जमा 5 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। दी गई संख्या 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13। इसको देखते हैं आगे प्रश्न 6। तेरह गुना 17 गुना 11 इसको बाहर कॉमन निकालते हैं। तो आगे निकालने के बाद कॉमन बाहर ले लिए तो 11 गुना 17 7 77 और जमा 1 यानी 78। 13 गुना 78 तो 13 गुना 13 यानी 13 से 78 होते हैं। तो इस प्रकार 2 से अधिक भाजक यानी 1 6 13 यह संख्या, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अब दूसरी संख्या जो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जमा 5 है, इसको भी देखते हैं। तो यहाँ से भी हमारा क्या कॉमन आ जाएगा? 5 कॉमन आ जाएगा बाहर। 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और इधर जमा 1 यानी 1008 जमा 1 आ जाएगा। 5 कॉमन है तो 1009। इस प्रकार यह संख्या 2 से अधिक भाजक यानी 1 5 1009 और ये संख्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की ओर। हमारा 6 समाप्त हो गया प्रश्न। प्रश्न 7 1.1 के लिए अंतिम प्रश्न इस एक्सरसाइज प्रश्नावली का इस प्रकार रहेगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक एक उस स्थान पर मिलेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे आप, रवि को 12 मिनट लग रहे हैं यहाँ पर और सोनिया को कितने लग रहे हैं? 18 मिनट। तो देखते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं जबकि सोनिया को 18 मिनट। तो एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे। वह समय 12 और 18 यानी का एलसीएम होगा। तो 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। 18 का एलसीएम कितना होगा? 2 गुना 2 2 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ से 2 तिया 6 तिया 18 तो 2 गुना 3 होगा। इसी प्रकार 12 का 2 गुना 3 यानी 2 दूनी 4 तिया 12। 12 और 18 का एलसीएम देखते हैं। तो यहाँ से मैक्सिमम 3 की घात 2 और 2 की घात 2 ये आएगा। यहाँ से 3 की घात और नीचे से 2 की घात। तो 2 गुना 2 3 गुना 3 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36। इस प्रकार रवि और सोनिया को 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे। तो रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पे होंगे। तो 7वां प्रश्न भी हमारा इस प्रकार हो गया। आज क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, हमने एक्सरसाइज 1.1 में आधारभूत की अंक गणितीय आधारभूत प्रमेय, उनके अभाज्य गुणनखंडन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एचसीएफ और एलसीएम को जाना है, जिसमें हमने 1 से 4 उदाहरणों को किया एग्जाम्पल्स को, और एक्सरसाइज 1.1 के 1 से 7 प्रश्नों को हल किया है। थैंक्स फॉर वाचिंग आर के शर्मा मैथ क्लासेस।
इसी प्रकार आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी का।